रामगंज गांव, उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा घर, रात का समय। नहीं बाबा, छोड़ दो मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। आ आ आ प्लीज बाबा। एक 19 साल की लड़की जोर जोर से रोते हुए अपने पिता से ये सब कह रही थी। हालांकि वो पिता उसका सगा नहीं था, उसका सौतेला बाप था। उस लड़की का नाम आन्या, उसकी माँ कुछ दिन पहले ही उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। अब उसका अपने सौतेले बाप के सिवा कोई नहीं था। वो आदमी जिसका नाम चरण था, वो आन्या को बालों से पकड़कर उसे मार रहा था और उसे मरते हुए कह रहा था, साली तू मुझे मना करती है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी माँ जब जिंदा थी तब तो तुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, अब तो उसके मरने के बाद भी मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही है। चरण की बातों को सुनकर पता चल रहा था कि उसने काफी शराब पी हुई है। वो नशे में ये भूल गया है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा अपराध करने की कोशिश कर रहा है। वहां दूर दूर तक कोई भी आन्या की आवाज सुनने वाला नहीं था। आन्या ने चरण से भीख मांगते हुए उसके पैरों में गिर कर कहा, प्लीज मुझे मत मारो, आप तो मेरे बाबा हैं और आप मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। माँ जब ये सब देखेंगी तो बहुत बुरा लगेगा, वो आपसे बहुत गुस्सा होगी, प्लीज मत करो ऐसा बाबा। चरण आन्या की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और लखराती जुबान के साथ बोला, तेरी माँ से कौन डरता है बे, मैंने तुमसे शादी भी इसलिए की थी ताकि तेरे साथ सो सकूं, वरना उस जैसी अनपढ़ गंवार और जाहिल औरत से कौन शादी करेगा। तेरा गोरा बदन मुझे उसकी तरफ खींच लाया था, मैं तो तुझे बचपन में ही अपना बना लेता, मैंने बिना वजह 10 साल तक तेरा इंतजार किया, अब तो तेरी माँ का बा भी हो गया और सब मेहमान भी चले गए, आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा। चरण पागलों की तरह हंसने लगता है। आन्या ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसे पता था कि उसके सौतेले बाप की गंदी नजरें उस पर हमेशा से थी और वो आन्या के जिस्म को लुटने की हर कोशिश करता था। जब उसकी माँ जिंदा थी तब भी वो आन्या के साथ सोने की कोशिशें करता, जिस वजह से एक बार तो आन्या का माँ ने उसे बहुत मारा था भी, लेकिन वो चरण को छोड़कर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पहले पति के मरने के बाद सभी लोगों ने उसे, इस समाज ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और आन्या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो जानती थी कि अगर वो समाज में अकेली नहीं तो उसकी बेटी की इज्जत को वो समाज वालों से नहीं बचा पाएगी। लेकिन घर में वो चरण से तो अपनी बेटी को बचा लेगी, लेकिन इतने लोगों के बीच एक नाजुक कली को बचा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वो चाहकर भी चरण से दूर नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी यह सब जानने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। वो भी चरण के भरोसे है और आचरण नाम का वही है, वह अपनी बेटी की इज्जत लूटने में लगा हुआ था। उसने आन्या के बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगा, आदर से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस हैवान को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। चरण ने आन्या को पकड़ा और उसे ओम की दहलीज से ऊपर की तरफ लाकर अपने बेड पर गिरा दिया। आन्या सच में बहुत खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती के आगे स्वर्ग की अप्सरा भी बहुत ही ज्यादा फीकी लगती थी और यही खूबसूरती आन्या को आज श्राप की तरह महसूस हो रही थी। उसे इस वक्त चरण से बेहद नफरत हो रही थी। चरण ने आन्या के दुपट्टे को खींचकर उसे एक तरफ फेंक दिया। आन्या अपने पूरे जोर से चरण को अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चरण नाम का हैवान आन्या की इज्जत लूटने में लगा हुआ था। बाबा प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज नहीं, प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज, वो चिल्ला पड़ी। पर चरण को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वो उसके बालों को पकड़कर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी आन्या के हाथ टेबल पर रखे हुए कांच के जग पर जाते हैं। आन्या बिना कुछ सोचे समझे उस जग को उठाती है और अपनी इस आदत के लिए चरण के सिर पर जोर से जब से मारती है, जब कांच का था इसलिए टुकड़ों में टूट गया और चरण भी चलाते हुए अपने सिर को पकड़ लेता है। आह!
मार दिया रे मार दिया, इस लड़की ने मुझे मार दिया। आह! चरण दर्द से किसने लगा, उसके सिर से खून बह रहा था। उसने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा और फिर अपनी आंखों के सामने किया तो उसका हाथ फूल से पूरी तरह कैसे बन चुका था। साली हरामजादी, तू हम मुझे मारती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कहते हुए चरण उसकी तरफ भागा। तभी अन्या की नज़र वही रखी एक लंबी मोटी लकड़ी पर पड़ती है। आन्या वो लकड़ी को उठाती है, ताबड़तोड़ तरीके से चरण को मारना शुरू कर देती है। वो चरण को तब तक मारती है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। उसके बेहोश होने के बाद अन्या अपना दुपट्टा संभालती है और रात के अंधेरे में घर से बाहर की तरफ भाग जाती है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, साली हरामजादी, चरण बेहोशी की हालत में बोला। आन्या उस गांव से बाहर का तरफ भागकर आ गई। रात के वक्त सड़क से काफी सारी बस शहर की तरफ जाती थी। वो नहीं जानती थी कि इस वक्त उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसे जब एक बस सड़क से जाती हुई दिखाई दी तो वो उस बस के बारे आकर खड़ी हो जाती है। बस ड्राइवर बस रोकता है और वो बस के अंदर चल जाती है। बस के अंदर आसपास के गांव के लोग मौजूद थे और औरतें भी थीं। ये देखकर उसकी सांस में सांस आती है। वो डरते थे हमसे अपने आंसुओं को पूछते हुए खाली पड़ी इस सीट पर बिंदु के पास बैठ जाती है और बस स्टार्ट होती है। आन्या अपने गांव की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है, माँ तुम मुझे छोड़कर गई, आपके बाद अब मेरा भी इस गांव से रिश्ता टूट गया है। भले ही मैं भूखी मर जाऊं लेकिन अब दोबारा कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। इस प्रण के साथ आन्या ने वो गांव छोड़ दिया और एक अनजान सफर की तरफ निकल पड़ी। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। आन्या बस में बैठी हुई थी। तभी उसकी सामने वाली सीट पर बैठी हुई एक औरत उसकी यह हालत देखकर उसके पास आती है और उसके बगल में ही बैठ जाती है। आन्या अपने पास किसी को महसूस करके और भी सहम जाती है और डरकर पीछे हट जाती है। वो औरत बहुत ही विनम्र भाव से उससे बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों है और कहाँ जा रही हो इतनी रात में अकेली। आन्या घबराते हुए औरतों के चेहरे को देखने लगी तो औरत मुस्कुराते हुए बोली, घबराओ मत, मैं पड़ोस के गांव की ही हूँ। मैं वहाँ की सरपंच की पत्नी हूँ और मैं अपनी बेटी से मिलने शहर जा रही। तुम भी मेरी बेटी की उम्र की हो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ तो, क्यों इतनी घबराई हुई हो बेटी। आन्या की यह हालत देखकर वो समझ रही थी कि आन्या के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। डरते हुए बोली, बस मैं इस गांव को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं भी शहर जा रही हूँ। औरत बोली, लेकिन तुम शहर कहाँ जा रही हो बेटी, क्या तुम शहर में किसी को जानती हो, क्या तुम्हें पता है कि यह बस कहाँ पर जाती है। आन्या को सच में मालूम नहीं था कि वो बस कहाँ जाती है। उसने बस औरतों के चेहरे की तरफ एकटक देखा तो वो औरत बोली, बस मुंबई जाती है, मुंबई सपनों का शहर। उस औरत की बात सुन आन्या अपने कांपते होंठों से बोली, मुंबई सपनों की नगरी। आन्या भी नहीं जानती थी कि उसका ये सफ़र कहाँ जाकर खत्म होगा। वो अपने गांव से तो भाग कर आ गई है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में वो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या करेगी, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो बस इतना सोचकर उस बस में बैठ गई थी कि ये बस जहाँ भी जाएगी वहाँ पर उसकी किस्मत और भगवान उसे ले जाना चाहते हैं। शायद उसकी मंजिल वही है जहाँ पर ये बस जाने वाली है, लेकिन मुंबई का नाम भी उसने पहली बार सुना था। वो नहीं जानती थी कि मुंबई शहर कैसा होगा, क्या होगा और वहाँ पर उसकी किस्मत क्या मोड़ लेगी। वह तो बस एक काफिर की तरह उस बस में चढ़ गई थी। आन्या की जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी थी। बचपन में ही उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद आन्या की माँ की उस घर में एक नौकरानी के सिवा कोई इज्जत नहीं थी। आन्या को भी नौकरानी की तरह रखा जाता था। वो सिर्फ 9 साल की थी जब उसकी माँ को और उसे उसके सगे पिता ने घर से बाहर फेंक दिया था।
उसके बाद उसकी माँ को समाज ने जीने नहीं दिया। वो रोज रोज के ताने मारते। आन्या की माँ जानती थी कि अगर वो मर गई तो आन्या को संभालने वाला कोई नहीं होगा और यो समाज के लोग आन्या को भी मार देंगे, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए चरण से शादी कर ली। चरण से शादी करने के बाद उसे चरण का असली चेहरा पता चला कि चरण में सिर्फ आन्या के लिए शादी की है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची की जिस्म के साथ खिलौने की तरह खेलना चाहता है। उस वक्त आन्या की उम्र सिर्फ 9 साल थी। वो बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। तब से चरण आन्या का फायदा उठाने और उसके साथ सोने के लिए तमाम कोशिश करता था। लेकिन आन्या की माँ हमेशा आन्या का बहुत ख्याल रखती। वो जानती थी कि अगर उसने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। एक माँ अपनी बेटी अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है वो सिर्फ वही जानती है। जैसे जैसे आने बड़ी होती गई उसकी खूबसूरती वही बढ़ती गई और अब वो 21 साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका शरीर इतना खूबसूरत था कि बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भी वो चुटकियों में फेल कर सकती थी। गांव की होकर भी वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। अगर वो शहर की लड़कियों की तरह सुंदर कपड़े पहनती तो उसके सामने स्वर्ग की अप्सरा भी फीकी लगती। लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अन्याय बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अब तो वो भगवान के भरोसे और अपनी किस्मत के भरोसे मुंबई जैसे शहर में जा रही थी, जहाँ एक अलग दुनिया उसका इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बंद कमरा जिसमें एक लड़की बेड पर लेटी हुई है। उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई है और उसके बाद झूल रहे हैं। उस लड़की ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, शरीर पर बेहद पतली नाइटी थी और वो लड़की सिड्यूसिंग स्माइल के साथ सामने खड़े लड़के की तरफ देख रही है। उस लड़के ने शरीर पर बाथरोब लपेटा हुआ है और वो लड़का एक तक उस लड़की के बदन को देख रहा है। लड़कों का नाम अर्नव सिंघानिया था। उसने अपने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था जिस पर एक शेर का निशान था। वो लड़की को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। इस लड़की ने अर्नव को देखकर अपने लोअर रीजन पर हाथ रखते हुए कहा, डार्लिंग आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, प्लीज डू इट नाउ। अर्नव लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो बहुत ही ज्यादा बेताब लग रही थी। उसकी एक्साइटमेंट का लेवल हाई था, लेकिन अर्नव के चेहरे पर ज्यादा कोई खास एक्सेप्ट नहीं गए। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, रिमूव योर ऑल क्लॉथ्स। वो लड़की बोली, ये तो तुम भी कर सकते हो, मैं तो तुम्हारे कपड़े उतार दूंगी, मेरे तुम उतार दो। उस लड़की की बात सुनकर अर्नव उसे देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, जितना मैंने कहा है उतना करो, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अर्नव की बात सुनकर लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से गुस्से वाले हो गए। अगर कोई आम लड़का उसे देखता तो अब तक उसके साथ इंटीमेट हो चुका होता, लेकिन अर्नव उसके शरीर में क्या देख रहा था। अर्नव कहने पर लड़की ने अपने शरीर से सारे कपड़े निकाल दिया। वो बिल्कुल नग्न होकर उसके सामने लेटी हुई थी। अर्नव ने कुछ पलों तक उसके पूरे शरीर को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से उसके शरीर का एनालिसिस कर रहा है और कुछ सेकंड के बाद वो लड़की के सामने से हट गया और उसने अर्नव ने अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिया। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल हैरानी से देखने लगती है। अर्नव ने अपने कपड़े पहने और अपने ब्लेजर को लेकर वहां से जाने लगा तो लड़की बोली, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ यह मजाक करने की। लड़की बेहद भड़की हुई आवाज में बोली। उसकी यह बात सुनकर अर्नव के पैर अचानक रुक गए। लड़की की बात सुनकर अर्नव उसकी तरफ पलट कर कहता है, तुम्हारा जिस्म मेरे किसी काम का नहीं है और अगर तुम मुझे सिड्यूस वही कर पाए, अगर तुम मुझे सिड्यूस नहीं कर पाई तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। लड़की अर्नव की बात सुनकर के गुस्से इसे देखते हुए कहती है, यह क्या मजाक है, तुम्हारे सेक्रेटरी ने मुझे अपॉइंट किया था और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। तुम मुझे देखने के लिए यहाँ आए,
अगर तुमने सिर्फ इतना करने के लिए मेरा वक्त बर्बाद किया है तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अर्नव तिरछा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी इतनी शख्सियत नहीं कि तुम मुझे बर्बाद कर सको। न जाने कितनी लड़कियां मेरे करीब आने के लिए आह भरती है, और तुम बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ एक रूम में 2 घंटे तक रही, और तुमसे ज़्यादा कीमती मेरा वक्त है तो जानती हो कि मैंने 2 घंटे के लिए अपना कितना लॉस किया था। लड़की गुस्से से अर्नव को जाते हुए देखती रह जाती है। वो उसे कुछ नहीं बोल पाई, बस उसे देखती रही। अर्नव अपना ब्लेजर पहनकर रूम से बाहर आता है तो रूम के बाहर काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम खड़ी थी। सभी ने काले रंग का ब्लैक सूट पहना हुआ था और काले रंग के गॉगल्स से उनकी आंखें ढकी हुई थी। अर्नव उन सभी में सबसे आगे चल रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग थी कि लड़कियां उसने चांद पर फिदा हो सकती थी, लेकिन उसके अंदर की दहशत को कोई नहीं जानता था। वो माफिया वर्ल्ड का सबसे खतरनाक माफिया था। उसे अपना काम कैसे निकालना है उसे अच्छी तरह पता था। उसके सामने कुछ भी कहने से किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक तरह से वो साइको था। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए थी तो वो किसी भी कीमत पर इस चीज़ को अपना बना लेता था। लेकिन उसे एक प्रॉब्लम थी, उसके दिल में कभी भी किसी भी लड़की को लेकर सेक्स की फीलिंग नहीं आती थी, और इसी वजह से वो हर रात एक नई लड़की के साथ होता था। वो पहले लड़कियों की बॉडी को चेक करता। अगर कोई लड़की उसकी बॉडी में मूवमेंट कर सकती तो सिर्फ वही लड़की उसकी पत्नी बनने लायक थी, लेकिन आज तक कोई भी लड़की उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। अर्नव एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, इसलिए काफ़ी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार अगर उनकी अर्नव से शादी हो गई तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल रानियों वाली होगी और लड़कियों को सिर्फ उसका पैसा और लग्जरियस लाइफ दिखाई देती थी, लेकिन उसका साइको वाला साइड किसी ने नहीं देखा था। अर्नव होटल से निकलकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है। उसके सभी बॉडीगार्ड्स भी कार के अंदर बैठ जाते हैं। सबसे आगे वाली कार में सिर्फ अर्नव और उसके सेक्रेटरी जीवन बैठा हुआ था। साथ ही आगे वाली सीट पर ड्राइवर, इसके अलावा पीछे 5 मर्सिडीज जिनमें उसके बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। सारी कारें सड़क पर हवा की तरह उड़ने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क पर अर्नव का राज हो और यह सारी मुंबई सिर्फ अर्नव के पीछे चलती है। वहीं दूसरी तरफ बस में बैठी बैठी आन्या कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। रात के करीब 2 बजे बज रहे थे, तभी उसके सीट के पास बैठी हुई उस औरत ने आन्या के मुंह पर एक कपड़ा लगाया जिसमें कुछ दवाइयां की। आन्या ने नींद में उन दवाइयों को सुन लिया और वहीं पर बेहोश हो गई। उसकी गर्दन एक तरफ झूल रही थी। उस औरत ने आन्या के सिर को अपने कंधे पर रखा और उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। उसने अपना छोटा सा कीबोर्ड वाला मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, एक अच्छा शिकार मेरे हाथ में लगा है और लड़की बहुत ही खूबसूरत है। 50,000 में सौदा करूंगी मैं इसका। अगर तुम्हें मंजूर है तो कल सुबह अपने अड्डे पर मिलना, मैं वहीं पर मिलूंगी, वो औरत मोबाइल पर बोली। वो औरत एक लड़कियों की स्मगलर थी। उसने झूठ बोला था कि वो पड़ोस वाले गांव के सरपंच की पत्नी है। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ आन्या को अपने शब्दों के जाल में फंसा कर उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, और आन्या बहुत भोली थी। वो अपनों से भी धोखा खाई हुई थी, इसलिए उसे उस औरत की बात पर भरोसा हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, जिसका उसे अभी अंदाजा नहीं था। वही आन्या के बाप की उस घर में ही मौत हो गई। उसका बहुत सारा खून बह गया था, जिसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया था। वो सभी मर्सिडीज कार एक बड़े से बंगले के बाहर रुकती है। बंगला बहुत ही आलीशान था, इतना वाली शाम की उसकी खूबसूरती के बारे में बताया नहीं रह सकता। अगर कोई आम इंसान समझा तो देख ले तो उसकी नज़रें कुछ पल के लिए जैसे उस बंगले को ही निहारती रह जाए। ये बंगला किसी और का नहीं बल्कि अर्नव सिंघानिया का है।
सिंघानिया मेंशन में अर्नव की मां कौशल्या जी, उसके पिता पंकज सिंघानिया और उसकी छोटी बहन आजीविका सिंघानिया रहती है। घर वालों में भी अर्नव का बहुत खौफ था, इतना खौफ कि कोई भी जब गुस्सा होता था तो उसके सामने आने से हटाता था। अर्नव हमेशा अपने मन की करता था, कभी भी किसी की नहीं सुनता था और उसकी इसी क्वालिटी ने उसे बेखौफ बना दिया था। अर्नव अपनी माँ और अपने पापा से बहुत प्यार करता था। बहन के लिए भी उसका प्यार बहुत आता था, लेकिन कभी भी उसका गुस्सा किसी पर भी फूट पड़ता था। हालांकि वो घर में एकदम शांत रहने की कोशिश करता था, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि हर दिन उसके गुस्से से वो पूरा मेंशन गूंजता ही रहता था। इसके अलावा अर्नव का सेक्रेटरी जीवन भी उनके साथ ही रहता था। जीवन अर्नव का लेफ्ट और राइट हैंड था। अर्नव और उसकी फैमिली को जीवन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। जीवन उनके परिवार के सदस्य जैसा था और इसके साथ ही जीवन का मिजाज और नाम से बिल्कुल ही अलग था। वो हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता था और कभी भी किसी भी बात पर से गुस्सा आता ही नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई उसकी इंसल्ट भी करता तो भी वो मुस्कुरा देता था। अर्नव की मां कौशल्या एक बहुत ही नेक दिल की औरत थी, उनको समाज सेवा का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए को हमेशा समाज सेवा पर बहुत ध्यान देती है। वहीं पंकज जी अर्नव के पहले अपना बिजनेस संभालते थे, लेकिन अर्नव ने उनके बिजनेस को इतनी अच्छी तरीके से संभाला हुआ था कि उनको अब बिजनेस में ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अर्नव अपने रूम में आया, उसने अपने रूम के डोर को क्लोज किया और सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। उसने अपने कपड़े खोले और वॉशरूम में उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की। वो कुछ देर वही खड़ा भीगता रहा। वो अपने आप से बोला, आई नीड अ गर्ल। मैं भी एक आम इंसान की तरह जीना चाहता हूँ, बट माई सेक्शुअल डिज़ायर इज़ नॉट वर्किंग। आखिर कब मुझे वो लड़की मिलेगी जिसकी मुझे तलाश है? आखिर कब? कहते हुए अर्नव ने दीवार पर एक मुक्का मारा और वही घंटों तक खड़ा भी रहा। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अगली सुबह आन्या की आंखें आसपास के शोर से खुलती है, जानी पहचानी सी आवाज के कानों में पड़ने लगती है। इतनी सुंदर लड़की दे रही हूँ फिर भी 40,000 कह रहा है। नहीं, मैं 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूँगी। मैंने बताया था ना, लड़की बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती का इतना दाम तो मिलना चाहिए। अगर तुझे देना है तो 50,000 दे, वरना मैं किसी और ग्राहक को ढूंढ दूंगी। वो औरत गुस्से से किसी से लड़ रही थी। अनन्या ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहाँ पर वह एक अनजान जगह पर थी। उसे एक अनजान जगह पर रखा गया था और बाहर से रूम को लॉक किया हुआ था। आन्या अपने आप को इस अनजान जगह पर पाकर बिल्कुल चौंक गई थी। उस औरत की आवाज़ सुनकर अन्यथा तो पहचान गई थी कि वह औरत है, बस वाली औरत की थी, लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाई थी? आन्या डरी हुई थी, लेकिन वो खामोश होकर उसकी बातें सुनने लगती है। मैं 45 दूंगा पर इससे ज़्यादा नहीं। लड़की खूबसूरत है लेकिन इतने में नहीं हो पाएगा। अनजान आदमी की डरावनी भयानक आवाज आने लगी। चुपचाप 5,000 और बढ़ा, वरना किसी और रेड लाइट एरिया में बेच दूंगी मैं इसको। मैं इतने कम में नहीं देने वाली, वो औरत गुस्से से कह रही थी। आन्या को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर उसको बेचने की प्लानिंग हो रही है। वो ये देखकर बेहद ज़्यादा डर गई। वहाँ रूम पूरी तरह से लॉक था, एक भी खिड़की मौजूद नहीं थी। हालांकि वो डर गई थी, लेकिन उसमें संयम बहुत ज़्यादा था। उसे कैसे भी करके इनकी पकड़ से छुटकर निकलना था और इसके लिए उसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। वही वो आदमी भी उस औरत की बात मान गया और 50,000 देकर आन्या तो खरीद लेता है। कहाँ है वो लड़की? आदमी बोला। वो अंदर है, बेहोश है, उसे अभी होश नहीं आएगा, मैंने क्लोरोफॉर्म दिया था, औरत बोली। आदमी के फुटस्टेप की आवाज़ सुनकर वो वापस लेट गई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। आदमी ने बेहोशी का नाटक कर रही आन्या को गौर से देखा,
वो आदमी भी आन्या का खूबसूरती में खो सा गया। उसने अपने होंठों को दांतों से चबा लिया और बोला, मैं भी इसके साथ एक रात बिता लूंगा। बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा खूबसूरत परी के लिए 50,000 ज्यादा नहीं है। वो आदमी आन्या को अपनी बाहों में उठाकर कार की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्नव का घर। सुबह सुबह घर में डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी की क्लास आज ही लगने वाली है। कौशल्या जी सभी नौकरों पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि कल रात मैन डोर ओपन रहने की वजह से घर में बिल्ली आ गई थी। अरविंद को बिल्लियों से एलर्जी थी। वो बिल्लियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घर में हर तरफ बिल्ली के पंजों के निशान छप गए थे। तुम सभी से कितनी बार कहना पड़ेगा घर को लॉक कर दिया करो, लेकिन तुम लोगों को सोने से फुर्सत कहाँ है। अर्नव के गुस्से से सभी वाकिफ है, फिर भी कौशल्या जी गुस्से में बोली। उनकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर आजीविका, पंकज जी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। आजीविका, गुड मॉर्निंग मम्मा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? पंकज जी तुम्हें पता है आजीविका बेटा तुम्हारी माँ गुस्सा क्यों करती है? ये गुस्सा सिर्फ इसी वक्त करती है जब बात अर्नव की होती है। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? सभी ने दिमाग खराब करके रखा है। अर्नव जागेगा तो गुस्सा करेगा। पूरे घर में बिल्ली का आतंक था रात भर और हमारे घर के सभी नौकर सो रहे थे। रात में नींद की दवाई खाकर सोए थे। सुबह नींद ही नहीं खुलती इन लोगों की। कौशल्या जा गुस्से में बोली। आजीविक और पंकज जी उनकी बातें सुन एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। तभी जीवन वहां पर आता है और कौशल्या जी से कहता है, आंटी आप भूलती बहुत है और इतना भूल जाती है कि आप आज का दिन भी भूल गई। बॉस आज मंदिर गए हैं, बुधवार है आज। जीवन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला। वो अभी अभी उठा था। वो अंगड़ाई लेते हुए नीचे आता है और कौशल्या जी के गाल पर किस करते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। कौशल्या जी जीवन की तरफ देखकर बोली, अरे बेटा अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मैं तो सोच रही थी कि अभी वो उठकर नीचे आ गया तो सभी का क्लास लग जाएगी। तुम तो उसके गुस्से से वाकिफ हो। मुझसे बेहतर बॉस का गुस्सा कौन जान सकता है। खैर अब आप परेशान मत होइए और आराम से घर की साफ सफाई करवा लीजिए। बॉस दोपहर से पहले घर वापस नहीं लौटेंगे। जीवन मुस्कुराकर बोला और आजीविका के हाथ पर हल्के से मार देता है, जिस पर आजीविका चौंककर उसकी तरफ देखती है और उसे घूरने लगती है। बुधवार के दिन अर्नव मंदिर जाया करता था। यह उसका बचपन से एक नियम था। वो अपने दादा के साथ हमेशा इस जिन मंदिर जाता और दोपहर तक वहीं रहता। उसके दादा एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और यही प्रवृत्ति अर्नव में भी थी। वो एक तरफ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, दूसरी तरफ एक माफिया और तीसरी तरफ एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान। उसकी यही खासियत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। कौशल्या पंकज जी और आजीविका की तरफ देखकर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, आप दोनों मुझे बता नहीं सकते थे कि आज बुधवार है? खामखा ही घर के नौकरों ने डांट सुन ली। ये हम दोनों तो खुद आपकी आवाज सुनकर नीचे आए हैं। आप तो पहले से ही सभी को डांट रही थी। हाँ हाँ बस करिए आप तो। जीवन कार निकालो, आज मेरा भी मंदिर जाने का मन है। मैं नौकरों को आज के खाने के बारे में बताकर आती हूँ। कौशल्या जी मुंह बनाकर बोली और वहां से किचन की तरफ चली जाती है। आज के दिन घर में बहुत कुछ स्पेशल बनता था जिसकी सारी तैयारियां कौशल्या जी को ही करनी थी, पर उससे पहले उन्हें मंदिर भी जाना था ताकि वो अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रे कर सके। वही जीवन तो कौशल्या की बात मानकर आजीविका के सर पर टपली मारते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। आजीविका जीवन को घूर कर देखती है पर पंकज जी के सामने वो उसे मार नहीं सकती थी। जावन उसे बच्चों की तरह जीभ दिखाते हुए वहां से भाग जाता है। आप मुझे क्यों डांट रही है? तभी पंकज जी के कंधे उठाकर कहा, आपने रात को प्यार कम किया होगा।
आजीविका ने हंसते हुए कहा। तो पंकज जी उसे घूरते हुए देखते हैं। ये देखकर आजीविका तुरंत ही जीवन के पीछे छुप जाती है। वो आदमी आन्या को खरीद कर तो ले आया था, पर आन्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बस एक मौके की फिराक में थी कि कैसे भी करके उस आदमी का पकड़ से छुटकर भाग जाए। कार सड़क पर दौड़ रही थी और पिछली सीट पर लेटी आन्या डरी हुई थी कि कहीं उस आदमी को ये पता न चल जाए वो बेहोश नहीं है। आज तो मालकिन भी मुझसे खुश हो जाएगी। धंधे में इतनी खूबसूरती लड़की के आने से तो हमारे धंधे में दाम ही दाम बढ़ जाएगा। शहर के सबसे रईस आदमी कोठे पर आते हैं, अगर किसी एक ने भी इसे नज़र भर देख लिया तो हर रोज मालकिन की जेब गर्म होगी। फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ही होगा। फिर मैं अपनी मोनिका रानी को सोने के भाव में तोल दूंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोला। वही आन्या जो कि यह सब सुन रही थी, उसका मन अंदर ही अंदर से घबरा रहा था। यह आदमी मुझे कोठे पर ले जाना चाहता है। अगर यह मुझे वहां ले गया तो मेरी तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैं कैसे रहूंगी वहां? एक जगह से इन सब चीज़ों से बचने के लिए तो भागकर आई थी, दोबारा वहां नहीं फंसना चाहती हूँ। भगवान कुछ तो करे, कहते हुए आन्या की आंखों से आंसुओं की बूंदें छलक पड़ी। अचानक आन्या उछली पड़ी क्योंकि कार शायद किसी दूसरी कार से टकरा गई थी। उस आदमी ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे से एक कार जिसमें कुछ लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने ही कार रो ओवरटेक करने के चक्कर में कार को हिट कर दिया था। ये कौन है बे? तारांकन 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 तारांकन। आदमी अपशब्द बोलते हुए सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकला। पीछे कार में मौजूद लड़के भी कार को पीछे खींचना चाह रहे थे, पर उनकी कार भी टूट गई थी और डैमेज होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस आदमी ने उन लड़कों की कार की बोनट पर हाथ मारना शुरू कर दिया और गंदी गंदी गालियों के साथ उन्हें कार से बाहर निकलने को कहने लगा। वो लड़के भी जवानी के खून में मुबाले में मार रहे थे। आखिर कोई उन्हें गाली कैसे दे सकता है, ये सोचकर वो भी कार से बाहर निकले। वो करीब 4 लड़के थे, पर वो आदमी अकेला। एक बार लड़ाई शुरू हुई तो होती ही चली गई। यहाँ तक उनका शोर शराबा देखकर आसपास के लोगों ने भी झुंड बना लिया और उनकी रिकॉर्डिंग करने लगे। क्यों बे, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को ठोकने की? जैसे तेरी हुई हमें गाली देने की। तुझे क्या लगता है बे, हम गाली नहीं दे सकते? एक तो उम्र हो गई है, उस पर गाली दे रहा है। उन लड़कों में एक लड़के ने बोला। उस आदमी की त्योरियां चढ़ गई। वो गुस्से से उन सभी लड़कों को पीटने लगा। वो लड़के भी उस अकेले आदमी से कहा रुकते, उन्होंने भी हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। इन सभी के बीच आन्या को अपने आप को बचाने का अच्छा मौका मिला गया। उसने पूरा जोर लगाकर कार की पिछली सीट के डोर को खोला और कार से बाहर निकलकर सड़क पर नंगे पांव दौड़ पड़ी। वो एक बार पलटकर पीछे देखती है, फिर अपने दुपट्टे को संभाले वो सड़क पर दौड़ पड़ी है। आन्या बदहवास सी सड़क पर दौड़ती जा रही थी। उसके बाल पसीने से भीग रहे थे। आसमान में सूरज चमक रहा था और सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन आन्या को इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शहरों की चकाचौंध में एक गांव की लड़की कैसे सर्वाइव करेगी? उसके लिए तो वो सभी चीजें बिल्कुल नई थी। वो बदहवास सी दौड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान बस इससे बचा लीजिए, दोबारा किसी पर विश्वास नहीं करूंगी, किसी पर नहीं। यह सब लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, कोई किसी का नहीं, किसी का नहीं। आन्या ने अपनी बात कंप्लीट की, तभी किसी की कार के सामने आकर वो टकरा पड़ी। कार के ड्राइवर ने झटके के साथ कार रोकी। आन्या कार के बोनट पर अपने हाथ फैलाकर सामने कार की तरफ देखती है तो शीशे से 2 चेहरे उसकी आंखों के सामने झलक जाती है। जीवन और कौशल्या जी, जो कि इस वक्त मंदिर की तरफ ही जा रहे थे। ये सब देखकर बिल्कुल घबरा जाते हैं। कौशल्या जी की तो रूह ही कांप उठी। वही आन्या भी बेहोश होकर वही सड़क पर गिर पड़ी।
ड्राइवर ये क्या किया तुमने, जीवन ड्राइवर पर चिल्लाकर बोला। सर वो अचानक सामने आ गई, मुझे पता ही नहीं चला, ड्राइवर अपना बचाव करते हुए बोला। वही कौशल्या जी कांपती हुई आवाज में बोली, जी जीवन देखो तो वो ठीक है या नहीं। जीवन तुरंत ही कार से बाहर निकला। वो आन्या के पास आया तो वो सड़क पर गिरी हुई थी। जीवन उसके पास बैठकर उसकी नब्ज चेक करता है। नब्ज कुछ धीमी चल रही थी। कौशल्या जी भी बाहर निकलकर आन्या के पास आ गई। कुछ पल के लिए वो बालों के पहरे में ढका आन्या का चेहरे देखती रही। उसके गुलाबी होंठ और गोरे गालों पर उनकी नजरें ठहर गई। गाल पर आंसुओं के निशान छपे हुए थे। माँ, हमें लगता है कि हमें हॉस्पिटल ले चलना चाहिए, इन्हें जीवन बोला। कौशल्या जी घबराकर बोली, नहीं नहीं, हम इन्हें घर लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर अर्नव को पता चला कि हम घर पर नहीं है तो वो भी परेशान हो जाएगा, और अगर उसे पता चला कि सत्तू ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था तो वो इन्हें नौकरी से निकाल देंगे। पर अगर घर लेकर गए तो अर्नव और भी गुस्सा होगा, जीवन चिंता जताते हुए बोला। नहीं, आप उन सभी चीज़ों की फिक्र मत करिए, बस आप डॉक्टर को घर बुला लीजिए, बाकी हम देख लेंगे, और हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत दूर है, अगर रिश्ते में कुछ हो गया तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट घर पर सब सुविधाएं टच है, कौशल्या जी ने जिद करते हुए कहा। जीवन भी उनकी बात मान गया, पर अर्नव का डर उसे अब सताने लगा। तारांकन 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 तारांकन। अर्नव मंदिर में सबसे आगे आकर पूजी कर रहा था। वही सामान्य लोग उसके पीछे खड़े थे। देख रहे हो, पैसों की ताकत, हम सब लाइन में सबसे आगे थे और यह सबसे बाद में आकर भी सबसे आगे है, एक औरत दूसरी औरत से खुसुर पुसुर करते हुए बोली। दूसरी औरत उसके पास झुकते हुए बोली, हाँ अब क्या कर सकते हैं, जानती तो हो ये कितने बड़े खानदान से है। अर्नव सिंघानिया इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। तुम शायद पहली बार आई हो, इसलिए इन्हें नहीं जानती हो, हम तो हर हफ्ते इन्हें यहाँ देखते हैं। पहली औरत का मुंह बन गया। मुझे तो नहीं लगता कि इन पैसे वालों को इतनी अहमियत देनी चाहिए, ये लोग हमारी अहमियत पाकर ही हमें कमज़ोर बनाते हैं और खुद को ताकतवर। बस करो, धीरे बोलो, वो सुन लेगा तो हम दोनों की खैर नहीं है, दूसरी औरत ने पहली औरत को फटकार कर कहा। लेकिन वो औरत भी कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, अरे सुनता है तो सुनने दे, मुझे कौन सा खरीद रखा है इसने जो मुझ पर इसका बस चलेगा। अर्नव की पूजा खत्म हुई और उसने कुछ दान दक्षिणा पंडित जी के हाथ में सौंप दी। पंडित जी के मुंह से भी इतना पैसा देखकर लार टपक पड़ी। पीछे गार्ड की पूरी लाइन से अर्नव को मंदिर के अंदर से बाहर की तरफ निकला। अर्नव ने उन दो औरतों की तरफ एक नज़र देखा। वो उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वो उनकी सभी बातें सुन चुका हूँ और अपना गुस्सा निकालना चाह रहा हो। पहली औरत जो अर्नव को पहले से जानती थी वो तो उसकी चार से थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन दूसरी औरत उसे एकटक देख रही थी। हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो अचानक बोल पड़ी। अर्नव ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उधर खड़े अपने गार्ड को इशारा किया। गार्ड को इशारा करते हुए अपने साथ लाए हुए थाल में से लाल कपड़े हटाता है तो उनकी नीचे बहुत सारे जेवर और पैसे रखे हुए थे जो कि वो गरीबों को दान करने के लिए लाया था। यहाँ खड़े सभी लोगों में ये सब चीजें बांट दो, अर्नव बोला। अर्नव की कहने पर उन लोगों ने वहां पर वो सारी चीजें लाइन में खड़े सभी लोगों को बांटने शुरू कर दी। अर्नव अपने कदम अपनी कार की तरह बढ़ा देता है, फिर कुछ रुक कर उस औरत की तरफ देखता है। वो औरत चुन चुन कर नीचे गिर पड़े हुए पैसों को भी उठा रही थी। उसे देखकर अर्नव के चेहरे पर एक गुरूर से भरी मुस्कुराहट छलक पड़ी। वो गुरूर के साथ बोला, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, तुम जैसे लोग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। अर्नव ने इतना कहा और अपनी कार के अंदर बैठ गया।
ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, बाकी कार में बॉडीगार्ड्स बैठ गए। सभी कार सड़क पर तेजी से चलने लगी। अर्नव की मर्सिडीज बीच में चल रही थी। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी राज्य की सवारी हो। अर्नव अपनी आंखें बंद करके चुपचाप अपना सिर सीट पर रख लेता है। कुछ ही पलों बाद उसका मोबाइल जोर जोर से रिंग करने लगता है। अर्नव ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो परी नाम शो हो रहा था। अर्नव ने उस नाम को देखते ही कॉल कट कर दिया। मोबाइल पर दोबारा रिंग आने लगा। इस बार अर्नव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कॉल रिसीव कर लिया। उम्मह, कॉल रिसीव होते ही पहला आवाज यही आती है, जिस पर अर्नव के माथे की लकीरें टन गई। वो बोला, यह क्या बदतमीजी वाली हरकतें हैं? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ये सब बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। परी एकदम स्वीट सी वॉइस में बोली, और तुमसे भी तो कितनी बार कहा है कि मुझे इग्नोर मत किया करो, मुझे भी तुम्हारे इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्नव रूड वे में बोला, ठीक है मर जाऊं लेकिन मुझसे दूर रहो। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, इंटरेस्ट जनरेट कर लो क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम चाहे कितनी भी लड़कियों के साथ रात बिताने की सोच लो लेकिन तुम्हें मेरे अलावा कोई भी उस हद तक महसूस नहीं कर पाएगी जिस हद तक मैंने किया है। स्टॉप योर रबिश। अर्नव ने इतना कहकर कॉल कट कर देता है। परी और अर्नव कुछ सालों पहले तक बिजनेस पार्टनर थे और परी अर्नव को शुरू से ही बहुत पसंद करती थी। अर्नव ये जानता था, वो अपनी बॉडी प्रॉब्लम तो अच्छी तरह जानता था। उसने कभी किसी के सामने यह बात नहीं आने दी और ना ही वो परी के सामने यह बातें आने दे सकता था। इससे उसके माफिया और बिजनेस वर्ल्ड दोनों पर असर पड़ सकता था। यही कारण था कि उसने परी से दूरी बना ली थी और अपना पूरा बिजनेस अलग कर लिया था। लेकिन इन सब से अनजान परी आज भी अर्नव से शादी की रट लगाए बैठी थी। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, आई डोंट लाइक चीप थिंग्स। जब कोई मेरा ना हो सके, उसे अपना बनाने का जो मजा है वो किसी और चीज़ में नहीं, और फिलहाल तो मुझे वो शख्स मिली ही नहीं जिसकी मुझे तलाश है। अर्नव की कार हाईवे के ब्रिज पर दौड़ रही थी। अर्नव ने परी के ख्यालों से अपना सिर झटका, फिर राइट साइड में अपना सिर घुमाया तो कुछ गाड़ियां उसकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अर्नव ने लेफ्ट राइट देखा तो वो दोनों तरफ से गाड़ियों से घिरा हुआ था। सामने वाली कार का शीशा नीचे हुआ तो एक आदमी जिसके दांत काले पड़े हुए थे वो अर्नव को देखकर हंस पड़ा। जॉर्डन और शिट। अर्नव इतना बोल पाता है कि सामने वाली कार से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है।